नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में ऑप्थेल्मोलॉजी की क्लासेज में। अब तक हम आई का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, आई की एक्सटर्नल लेयर्स को पढ़ चुके हैं, आई की मिडिल लेयर को पढ़ चुके हैं। मिडिल लेयर बोले तो कोरोइड को, सीलियरी बॉडी को और आपकी आइरिस को, प्यूपिल को भी डिस्कस किया जा चुका है। लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज रेटाइना, उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो यही होगी कि रेटाइना आई बॉल की वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल वॉल। आई बॉल की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसकी सबसे अंदर वाली लेयर कौन होती है? तो जवाब मिलेगा सर रेटाइना होती है। रेटाइना एक सेंसिटिव लेयर है। जी हाँ, याद रखिएगा डियर, रेटाइना की जहां तक बात की जाती है, रेटाइना एवेस्कुलर होती है। रेटाइना इज एवेस्कुलर। इससे ब्लड सप्लाई कहां से मिलेगी? इसके ऊपर वाली कोरोइड प्लेक्सस से मिलेगी। रेटाइना खुद के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ये सीक्रेशंस लेती है ऊपर वाली कोरोइड लेयर से और नीचे की तरफ भरे हुए विट्रस ह्यूमर से। इस खुद के अंदर किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अगर बात करें रेटाइना की, इट इज सेंसिटिव लेयर्स विच हैज 10 सब लेयर्स। ये 10 सब लेयर्स का एक गुच्छा होती है। देखिएगा डियर, एक डायग्राम से अगर मैं क्लियर करूं आपके सामने, ये रेटाइना में 10 सब लेयर्स होती है। इससे ऊपर है आपकी कोरोइड, उसके ऊपर है स्क्लेरा। कोरोइड के जस्ट नीचे रेटाइना होगी और रेटाइना में कितनी सब लेयर्स होगी? 10 सब लेयर्स होगी। सबसे ऊपर वाली ये जो डॉटेड सब लेयर है, ये है पिगमेंटेड एपिथेलियम। दिस इज पिगमेंटेड एपिथेलियम। उसके नीचे वाली जो लेयर है, ये रोड्स और कॉन सेल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? रोड्स और कॉन सेल से मिलकर बनी है। और इन दोनों को मिला के सेंसरी लेयर कहा जाता है। यानी सबसे ऊपर वाली तो पिगमेंटेड लेयर है और उसके जस्ट नीचे वाली सेंसरी लेयर है। बाकी लेयर्स को याद करना नेसेसरी नहीं है, केवल 2 लेयर के बारे में ध्यान रखिएगा। 10 लेयर्स होती है, जिसमें सबसे ऊपर वाली तो पिगमेंटेड होती है और जस्ट पिगमेंटेड के नीचे कौन सी होती है? 10 सब लेयर्स होती है। जो कैसी कैसी होगी सर? जो इस प्रकार होगी। सबसे ऊपर वाली तो होगी पिगमेंटेड, उसके नीचे वाली दूसरी होगी सेंसरी। और जब यही दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट हो जाती है तो उसी घटना को कहा जाता है रेटाइनल डिटैचमेंट। इसी घटना को क्या कहते हैं? रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइनल डिटैचमेंट का मतलब ऐसा करके नीचे और कितनी होगी? 8 लेयर्स और होगी। कुल मिला के 10 लेयर्स होती है। तो इन दोनों लेयर्स का आपस में से सेपरेट हो जाना, इनका सेपरेशन क्या कहलाता है? तो जवाब मिलेगा रेटाइनल डिटैचमेंट कहलाता है। रेटाइनल डिटैचमेंट इज द सेपरेशन ऑफ पिगमेंटेड लेयर फ्रॉम सेंसरी लेयर। पिगमेंटेड लेयर से सेंसरी लेयर का सेपरेट होना किस नाम से जाना जाता है? रेटाइनल डिटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इस रेटाइना की, तो ये हाईली सेंसरी लेयर है, जबरदस्त सेंसरी लेयर है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंटेड सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी पिगमेंटेड सेल्स? तो जवाब मिलेगा रोड्स एंड कॉन सेल्स। लिखिएगा, सेंसरी सेल्स, sensory layer contains rods and cones cells। रोड्स और कौन से सेल्स पाई जाती है? रोड्स एंड कौन सेल्स कैसी सेल्स होती है? रोड्स एंड कौन सेल्स सेंसरी सेल्स होती है। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, क्लियर है? और ये रेटाइना के अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें इनकी रोड्स और कौन सेल्स की, तो काम का क्वेश्चन सुनिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन। रोड्स एंड कॉन सेल्स के द्वारा निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, हमने कहा ये सेंसरी है। जैसे ही इमेज जाती है, जैसे ही लाइट रेज जाती है तो रेटाइना से टकराती है, मतलब रेटाइना की रोड्स और कॉन सेल्स उसको देख के एक्टिवेट हो जाती है और मैसेज जनरेट करती है, हमें आंखों से दिखाई देता है। तो इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, रोड्स एंड कॉन सेल्स में न्यूरोट्रांसमीटर इन आर एंड सी सेल्स, रोड्स एंड कॉल सेल्स, वो होता है ग्लूटामेट। रोड्स और कॉन सेल्स में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को किस खास नाम से जाना जाता है? उसे ग्लूटामेट के नाम से जाना जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर इन रोड्स एंड कॉन सेल्स इज बेटर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। अब पते की चीज देखिएगा बेटा जी, सॉरी, नोन एज ग्लूटामेट। अब पते की चीज देखिएगा, रोड्स एंड कॉन सेल्स कितनी होती है, क्या काम होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हल्की से हम डिस्कशन कर लेते हैं रोड्स और कॉन सेल्स के बारे में।
एक तरफ हमारी रोड सेल्स और एक तरफ हमारी कॉन्स सेल्स। ये देखिए डियर, दिस इज स्क्लेरा, आगे की तरफ होगा कॉर्निया, सेकेंड लेयर में यहां आपके सामने आ गया दिस इज कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस, यहां होगा लेंस, और यहां सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होगी, दिस विल बी रेटाइना, ये रेटाइना होगी। तो जो बिल्कुल सेंटर वाली रेटाइना ये तो सेंट्रल रेटाइना होगी, और दूर वाली कौन सी होगी, पेरिफेरल रेटाइना होगी। रोड सेल यहां पेरिफेरल रेटाइना में ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि सेंट्रल में कौन ज्यादा पाई जाती है, कौन सेल। ऐसा नहीं है कि यहाँ रोड्स नहीं है, रोड्स हैं, लेकिन ज्यादा कौन है, कौन सेल है, और यहाँ रोड सेल ज्यादा है, कौन सेल कम है। तो यहाँ कौन सेल्स होगी लेकिन कम होगी, और यहाँ कौन सेल्स ज्यादा होगी। याद रखिएगा सेंट्रल रेटाइना में क्वेश्चन पूछा जाता है रोड सेल्स कहां पाई जाती है, मैक्सिमम एट पेरिफेरल रेटाइना, मैक्सिमम एट पेरिफेरल रेटाइना, ये पेरिफेरल रेटाइना में ज्यादा पाई जाती है, जबकि कौन सेल्स ज्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम एट सेंट्रल रेटाइना, ये सेंट्रल रेटाइना में ज्यादा पाई जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, पेरिफेरल रेटाइना में कौन सी होगी और सेंट्रल रेटाइना में कौन सी होगी। ये मेनली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, दीज आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, रोड सेल का काम होता है मेनली क्या करना बेटा जी, इसका काम कलर परसेप्शन न करना नहीं है, क्योंकि ये पेरीफेरी में होती है, इसका मतलब रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल विजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल विजन, इनका काम पेरिफेरल विजन होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल विजन के लिए जिम्मेदार है। जबकि आपकी जो कौन सेल्स होती है दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, ये सेंट्रल विजन के लिए जिम्मेदार होती है। एक चीज और, आप रोड सेल से अगर इसकी यहां से लाइट जाएगी, कोई इमेज जाएगी, तो उससे बनने वाली इमेज ग्रे कलर की होगी, ब्लैक एंड व्हाइट होगी, जबकि यहां बनने वाली इमेज कलरफुल होगी। इसका मतलब दीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन एंड, सेंट्रल विजन एंड कलर विजन, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन एंड कलर विजन, ये सेंट्रल विजन और कलर विजन दोनों के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि ये केवल और केवल कलर विजन के लिए जिम्मेदार नहीं होती, पेरिफेरल विजन के लिए होती है। ये पेरिफेरल विजन के लिए, जबकि ये सेंट्रल विजन और कलर विजन दोनों के लिए जिम्मेदार होती है। ये पेरी में होती है और ये सेंटर में होती है। सर ये ऐसा क्यों कर पाती है, ये दोनों क्यों देखने में हेल्प कर पाती है, क्योंकि इन दोनों में पिगमेंट पाए जाते हैं, इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। रोड्स का नाम ही स्टार्ट हो रहा है आर से, तो इसमें पाया जाने वाला पिगमेंट होगा बेटा जी रोडोप्सिन, द पिगमेंट विल बी रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। जबकि कौन सेल का पिगमेंट होगा आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन को एक खास नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा डेटा जी, रोडोप्सिन का काम क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को आपके सामने दिखाना, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को आपके सामने प्रस्तुत करना, और इसे खास नाम से जाना जाता है विजुअल पर्पल। रोडोप्सिन इज नोन एज विजुअल पर्पल, जबकि आयोडोप्सिन इज नोन एज ए विजुअल वॉयलेट, इसे विजुअल वॉयलेट बोला जाता है, जबकि उसे विजुअल पर्पल बोला जाता है, विजुअल पर्पल एंड विजुअल वॉयलेट। देखिएगा डियर, रोडोप्सिन क्या काम करता है, रोडोप्सिन कैसे काम करता है, रोडोप्सिन ठीक है, ऑप्सिन मिलता है रेटिनिन से, ऑप्सिन मिलता है रेटिनिन से, और पिगमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसका नाम रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कैसे बना, तो जवाब होगा रोडोप्सिन बनता है ऑप्सिन और रेटिनिन के बनने से। और ये सब कुछ घटना कब होती है, जब आप शिफ्ट कर रहे हो कहां, ब्राइट लाइट से डिम लाइट में, ब्राइट लाइट से डिम लाइट में। डिम लाइट में ये केस होता है, डिम लाइट में
ऑप्सिन मिलता है रेटिनिन से और बन जाता है रोडोप्सिन। यानी डिम लाइट में देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए, रात को देख लेने के लिए किसका होना जरूरी है? रोडोप्सिन का होना जरूरी है। जबकि इसका ऑपोजिट, रोडोप्सिन टूट जाता है ऑप्सिन और रेटिन में। ऐसी किस लाइट में? ब्राइट लाइट में। ब्राइट लाइट में ये भाई साहब टूट जाते हैं, जबकि डार्क लाइट में ये भाई साहब बनते हैं रोडोप्सिन। अगर डार्क लाइट है यानी रात का समय है और अगर रोडोप्सिन नहीं बन रहा, इसका मतलब रात को दिखाई नहीं देगा, दिन को तो देगा। ब्राइट लाइट में इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए ब्राइट लाइट में तो दिखाई देगा, लेकिन रात को इसकी जरूरत है और वो रात को अगर नहीं बन रहा है तो अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। रोडोप्सिन की कमी से क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और रोडोप्सिन किसके मिलने से बना? ऑप्सिन और रेटिनिन के मिलने से बनता है। रेटिनिन होता है बेटा जी एक विटामिन ए डेरिवेटिव। रेटिनिन क्या होता है? रेटिनिन होता है विटामिन ए डेरिवेटिव। रेटिनिन इज ए विटामिन ए डेरिवेटिव। इसलिए जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है उनमें रेटिनिन नहीं बनता, और रेटिनिन नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और उन लोगों में रात को दिखाई नहीं देता, उनमें याद रखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी को किस नाम से जाना जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और इसी को टेक्निकली कहा जाता है निक्टालोपिया। निक्टालोपिया, निक्टालोपिया का मतलब क्या होता है? निक्टालोपिया का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में दिखाई नहीं देना, निक्टालोपिया कहलाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है। इधर देखिएगा डियर, ये कलरफुल विजन के लिए कौन सी सेल जिम्मेदार होती है? कौन सेल्स जिम्मेदार होती है? और दिन में रात को देखने के लिए कौन सी जिम्मेदार होती है? वो सेल्स होती है रोड सेल्स। यानी अगर सिंपल कंसेप्ट से हम बात करें, सिंपल कंसेप्ट से अगर हम बात करें डियर, तो देखिएगा रोड सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, रोड सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डार्क अडेप्टेशन। डार्क अडेप्टेशन के लिए जिम्मेदार है। डार्क अडेप्टेशन का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोड सेल कब चाहिए? अंधेरे में चाहिए। डार्क एडेप्टेशन में चाहिए मतलब जब आप लाइट टू डार्क, जब आप रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं, उस समय रोडोप्सिन की जरूरत पड़ती है, रोड सेल की जरूरत पड़ती है। इसके ओपोजिट, इसके ओपोजिट देखिएगा डियर, आपको कौन सेल की जरूरत कब पड़ेगी? लाइट एडेप्टेशन में। लाइट एडेप्टेशन में जब आप तेज रोशनी को अडेप्ट करने जा रहे हैं, मतलब आप डार्क से कहां जा रहे हैं? लाइट में जा रहे हैं, डार्क टू ब्राइट लाइट। जब आप अंधेरे से तेज रोशनी में निकलते हैं तो अचानक याद रखिएगा आपकी आंखों में जो एडजस्टमेंट होता है वो लाइट एडेप्टेशन कहलाता है। जब आप रोशनी से अंधेरे में आते हैं तो होने वाला एडेप्टेशन डार्क एडेप्टेशन कहलाता है। इसके लिए रोड जिम्मेदार होती है। इसके लिए कौन सी सेल जिम्मेदार होती है? रोड सेल एंड कोल्ड सेल। जब आप रोशनी से अचानक अंधेरे में आते हैं, जब आप रोशनी से अचानक अंधेरे में आते हैं तो याद रखिएगा इस समय आपकी आंखों को जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं सर? उसे डार्क एडेप्टेशन या स्कोटोपिक विजन कहते हैं। उसी को स्कोटोपिक विजन कहा जाता है। स्कोटोपिक विजन का मतलब है किस समय पे विजन होना? जब आप लाइट से अंधेरे में जाते हैं तब आपको दिखाई देना, स्कोटोपिक विजन कहलाता है, और उसके लिए रोड सेल जिम्मेदार होती है। इसके ऑपोजिट, जब आप लाइट से अंधेरे में जाते हैं, अचानक लाइट से डार्क से, सॉरी, डार्क से अचानक तेज रोशनी में जाते हैं, लाइट से अंधेरे में जाना स्कोटोपिक, डार्क से लाइट में जाना, तो याद रखिएगा इसे फोटोपिक विजन कहा जाता है। फोटोपिक, लाइट, फोटो मतलब लाइट, फोटोपिक विजन कहा जाता है। और इसके लिए कौन सी सेल जिम्मेदार होती है? द सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन इज ए कौन सा सेल? ये हल्की सी जानकारी हुई रोड सेल और कौन सेल के बारे में। एक क्वेश्चन इनके नंबर से भी निकल के आता है, एक क्वेश्चन रोड सेल और कौन सेल के नंबर से भी निकल के आता है। तो देखिएगा डियर, अगर रोड सेल्स की संख्या की बात कर ली जाए तो रोड सेल्स होती है 120 मिलियंस, 120 मिलियंस, जबकि कौन सेल्स की संख्या मात्र 6 बिलियंस। कोड सेल्स कितनी होगी? 6 मिलियंस होगी। दीज आर 6 मिलियंस एंड दोज आर 120 मिलियंस, लगभग लगभग 20 गुना ज्यादा होती है। और पते की चीज सुनिएगा डियर, कौन सेल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन सेल्स आर फॉर 3 टाइप्स। एक होती है इरिथ्रोलैब, इरिथ्रोलैब,
एक होती है साइनोलैब, साइनोलैब, और एक होती है क्लोरोलैब। तीन टाइप की। देखिएगा डियर, अगर कोई गलती से आपसे पूछ ले कि प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, हमने कहा कि 7 कलर्स हैं माना इंद्रधनुष में, लेकिन उनमें से मेन कलर जिनके मिलने से सारे कलर बने वो कौन कौन से होते हैं? सर वो रेड कलर होता है, वो ब्लू कलर होता है, और वो ग्रीन कलर होता है। तो यही कंसेप्ट यहां सिद्ध किया जा रहा है। कलर का विजन कौन सेल करवाती है? नो डाउट। कितने कलर? 3 कलर, उन्हीं के मिलने से सारे कलर बने। तो याद रखिएगा, रेड कलर का आभास करवाने वाली, रेड कलर को परसीव करने वाली कौन सेल्स कौन सी होगी? इरिथ्रोलैब होगी, ब्लू कलर वाली साइनोलैब होगी, और ग्रीन कलर वाली क्लोरोलैब होगी। अगर ये कौन सेल्स डैमेज हो जाती है तो जो बीमारी होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कलर ब्लाइंडनेस। द डिजीज इज बेटर नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार कब होगी? डैमेज टू कॉन्स सेल। जब कभी भी कॉन्स सेल डैमेज होगी, कौन सेल्स के डैमेज से होने वाली डिसऑर्डर को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? तो जवाब आएगा रेड ग्रीन। जी हाँ, रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं होता। मोस्ट कॉमन होने वाली कलर ब्लाइंडनेस इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में खास ड्रग है इथेम्बुटोल। इथेम्बुटोल, इथेम्बुटोल टॉक्सिसिटी, इथेम्बुटोल टॉक्सिसिटी से भी याद रखिएगा डियर, परसिवनेस खत्म हो जाती है कौन से कलर की? रेड ग्रीन कलर डिफरेंशिएशन डिफिकल्टीज हो जाती है। जो कोई इथेम्बुटोल का सेवन कर रहा है, इसलिए उसका ओकुलर एग्जामिनेशन किया जाता बार बार। रेड ग्रीन कलर डिफरेंशिएशन डिफिकल्टीज डेवलप हो जाती है पेशेंट में अगर उसमें किसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है? इथेम्बुटोल की। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है बेटा, टीबी के ट्रीटमेंट में काम में आने वाली ड्रग है इथेम्बुटोल, जिसकी हाई डोज से टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। रेड और ग्रीन कलर में बंदा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। अब देखिएगा डियर, हमने कहा कि ये रही हमारी कोर्नी रेटाइना। सारी लाइट रेज आके रेटाइना पे एक खास पॉइंट पे फोकस होती है और मैसेज लेके जाती है ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जिस जगह से बाहर निकलेगी उस जगह पे ना तो कोई रोड सेल होगी और ना कोई कौन सा सेल होगी, और उस जगह कोई खास नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? ऑप्टिक डिस्क। जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है उस जगह को ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, और रेटाइना माना आंख के अंदर है, लेकिन रेटाइना कहां का पार्ट है? क्वेश्चन मार्क करके। रेटाइना इज ए पार्ट ऑफ सीएनएस। रेटाइना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बना है। रेटाइना इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक पार्ट है। ब्रेन की एक वेसिकल्स होती है जहां से ब्रेन के कई हिस्से बनते हैं, उसे कहते हैं डायनसिफेलॉन। और उसी डायनसिफेलॉन से कौन बन जाता है? उसी डायनसिफेलॉन से आपका ब्रेन रेटाइना बनता है। रेटाइना और ऑप्टिक नर्व दोनों ही ब्रेन के पार्ट होते हैं। डायनसिफेलॉन से पैदा होने वाली स्ट्रक्चर्स है। जिस प्रकार थैलेमस बनता है डायनसिफेलॉन से, उसी प्रकार रेटाइना और ऑप्टिक नर्व बनती है। तो ऑप्टिक नर्व अगर किसी का आईसीपी बढ़ा, अगर किसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व में भी प्रेशर बढ़ेगा, ऑप्टिक डिस्क में भी प्रेशर बढ़ेगा, ऑप्टिक डिस्क फूल जाएगी, और उसी घटना को पेपिल एडिमा कहते हैं। पेपिल एडिमा मतलब आंख की आईलिड्स के में सूजन आना नहीं है। पेपिल एडिमा का मतलब ऑप्टिक डिस्क में सूजन आना है, ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग आ जाना है। ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ना कोई रोड सेल्स हैं ना कोई कॉन सेल्स हैं, इसलिए यहां पे विजन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसी जगह को किस नाम से जाना जाता है? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा डियर, एक डायग्राम से एक कंसेप्ट क्लियर करें। अगर इस डायग्राम को गौर से देखा जाए तो बिल्कुल
ठीक है, आंख का एक एग्जामिनेशन कर रहे हैं और आई में बिल्कुल पोस्टीरियर वॉल को आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं। आंख की जो सबसे पीछे वाली दीवार है, रेटाइना चेक कर रहे हैं। रेटाइना में ये वाला पॉइंट, मेरी राइट आई है, मान लीजिए राइट आई है, तो राइट आई के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, क्लियर है, ये आखिर वाला पॉइंट राइट आई में, ये जगह है बेटा ऑप्टिक डिस्क, जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इससे लेटरल साइड में जो एक और पार्ट है, इसे मैकुला लूटिया या येलो स्पॉट कहा जाता है। इस जगह को कहते हैं मैकुला लूटिया या येलो स्पॉट। इसमें कूट कूट के कौन सेल्स भरी हुई है, भारी मात्रा में कौन सेल है, रोड सेल नहीं है, केवल कौन सेल्स है। कौन सेल्स यानी जबरदस्त कलर विजन होता है, सबसे अच्छा दिखाई देने की जगह कौन सा है, मैकुला। इसके अंदर भी एक खड्डा होता है जिसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। हमने कहा कि ये हिस्सा कहलाएगा ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। इससे लेटरल साइड में होगा मैकुला लूटिया, उसके अंदर का खड्डा होगा फोविया सेंट्रलिस। वहां केवल कौन सेल्स पाई जाती है, यानी वो सेल्स जिनमें सबसे काइनेस्ट या सबसे शार्प विजन देखने को मिलता है, सबसे अच्छा विजन देखने को मिलता है। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के आई का फंडस बोला जाता है। ब्लाइंड स्पॉट और मैकुला लूटिया, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, आंख का फंडस बोला जाता है। और इन्हीं के एग्जामिनेशन को फंडोस्कोपी या ऑप्थेल्मोस्कोपी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट मेंशन करते हैं थ्योरी में ताकि लर्न हो जाए। देखिएगा डियर, रेटाइना यहां से डेवलप होती है। हमने क्या कहा कि पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटाइना इज नोन एज, पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटाइना को किस नाम से जानते हैं, इससे ब्लाइंड स्पॉट के नाम से या ऑप्टिक डिस्क के नाम से, ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पे नो रोड्स नो कॉन सेल्स, नो कॉन्स एंड रोड्स सेल्स, यहां पे कोई भी कॉन्स और रोड सेल्स नहीं होती। इट मींस नो इमेज, यहां से किसी भी प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो इमेज फॉर्मेशन। जबकि इसके ऑपोजिट ऑप्टिक डिस्क इसलिए कहा क्योंकि यहीं से जनरेट होती है कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व पासेज ब्रेन, वो ब्रेन को चीर करके बाहर निकलती है थ्रू हियर, इसी जगह से ऑप्टिक नर्व निकलती है। इसलिए यहां रोड्स और कौन सेल नहीं है, इसलिए यहां से दिखाई नहीं देता, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक डिस्क नाम से जाना जाता है। यही ऑप्टिक डिस्क याद रखेगा, जब इंक्रीज आईसीपी होता है, इंक्रीज्ड आईसीपी कोजेज, इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन में क्या हो जाता है, पेपिल एडिमा हो जाता है, क्योंकि यही नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो यहां पे भी सूजन आ जाती है। और पेपिल एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग इन ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग आना किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब आएगा उसे पेपिल एडिमा के नाम से जाना जाता है। दैट इज बेटर नोन एज पेपिल एडिमा, उसे पेपिल एडिमा के नाम से जाना जाएगा। और पते की चीज सुनिएगा डियर, काम की चीज कि यही एक और पॉइंट पाया जाता है जिसे मैकुला लूटिया, दैट इज नोन एज मैकुला लूटिया और येलो स्पॉट, मैकुला लूटिया या येलो स्पॉट कहा जाता है। क्या होता है मैकुला लूटिया, क्या होता है येलो स्पॉट, तो सुनिएगा। ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल साइड में, लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ये ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल साइड में होता है। इट इज सिचुएटेड लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के साइड में, लेटरल साइड में, दोनों आंखों में, यहां कान की तरफ दोनों साइड में, बिल्कुल सेंटर में तो कौन है, मैकुला लूटिया, और उससे दोनों साइड के कानों की तरफ ब्लाइंड स्पॉट, उससे दोनों साइड कानों की तरफ मैकुला लूटिया होगा। मैकुला लूटिया इज आल्सो नोन एज येलो स्पॉट, ओनली कंटेन्स ओनली कॉन सेल्स, केवल कौन से सेल्स रखती है, ये केवल कौन सेल्स रखता है, यानी कलरफुल विजन के लिए जिम्मेदार होता है। और यहीं से सबसे शार्प, सबसे अच्छी इमेज बनती है, और सबसे अच्छी मतलब कीनेस्ट, बिल्कुल साफ सुथरी, रेस्पॉन्सिबल फॉर कीनेस्ट विजन। ये वर्ड याद रखिएगा, इसी नाम से क्वेश्चन आता है, कीनेस्ट विजन, सबसे शार्प, सबसे अच्छे विजन को कीनेस्ट विजन कहते हैं। और उसके लिए यही एरिया जिम्मेदार होता है। इस एरिया में एक छोटा सा खड्डा होता है, कंटेन्स ए डिप्रेशन,
एक डिप्रेशन होता है इसके अंदर, और उसी डिप्रेशन को किस नाम से जाना जाता है? फोविया सेंट्रलिस। हमने कहा कि मैकुला लूटिया के सेंटर में एक खड्डा होगा और उस खड्डे को किस नाम से जाना जाएगा? फोविया सेंट्रलिस। एक्चुअल में काइनेस्ट विजन के लिए मैकुला लूटिया के अंदर का मौजूद कौन? फोविया सेंट्रलिस जिम्मेदार होता है। ओके डियर, आगे देखिएगा, हमने दो चीजें बताई कि रेटाइना का पिछला हिस्सा क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, और ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में कौन होगा? मैकुला लूटिया होगा, और इन्हीं दोनों को मिला के बोला जाता है फंडस। जी हाँ, इन्हीं दोनों को मिला के फंडस। फंडस कहाँ का? स्टमक का या आंख का? आंख का, इसलिए फंडस ओक्यूलाई कहा जाता है। और इसी फंडस ओक्यूलाई के एग्जामिनेशन को फंडोस्कोपी कहा जाता है। इसी के एग्जामिनेशन को फंडोस्कोपी या बेटर वर्ड से बोले तो ऑप्थेल्मोस्कोपी कहा जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी या फंडोस्कोपी मींस किसका एग्जामिनेशन करना? फंडस का एग्जामिनेशन करना। दिस इज बेटर नोन एज फंडोस्कोपी। इसी को फंडोस्कोपी या ऑप्थेल्मोस्कोपी कहा जाता है। तो यहां जानकारी कंप्लीट हुई आपकी रेटाइना की। किसके बारे में? रेटाइना के बारे में। अब देखिएगा डियर, रेटाइना के बाद आंख के अंदर के हिस्से को अगर देखा जाए तो आंख के अंदर के हिस्से के कुछ सेगमेंट्स जरूरी हैं। आंख के हिस्से को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, आईबॉल सेगमेंट्स। अगला पॉइंट, इस अगर डायग्राम को हम क्लियर ढंग से देखें, इस आईबॉल सेगमेंट्स की अगर हम बात करें, चलिए बना लेते हैं। आईबॉल सेगमेंट्स की बात करते हैं। ये रही हमारी आईबॉल, पूरी बाहर स्क्लेरा, स्क्लेरा, और आगे की तरफ कौन होगी? ये जो उभार है सर, ये आगे का 1/6 एरिया तो होगा कॉर्निया, और बाकी का पीछे का 5/6 कौन होगा? स्क्लेरा। ये हो गया कॉर्निया, पीछे हो गया स्क्लेरा। यहां पे आगे से उभार आया ऊपर से, ये वाला हिस्सा हो गया कोरोइड। कोरोइड यहां आया, उसने बना दी सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। उसने बना दी सीलियरी बॉडी एंड ये वाला हिस्सा आइरिस। यूं करके उसने निर्माण कर दिया सीलियरी बॉडी का और आइरिस का। और यहां बीच में फंसा हुआ कौन है? लेंस, और वो जुड़ा हुआ है इन धागों से। ये वाली स्ट्रक्चर होती है। तो ये वाला एरिया बेटा जी गौर फरमाइएगा, ये वाला एरिया जो लेंस और रेटाइना के बीच में, यहां पीछे रेटाइना भी होगी, ये रेटाइना, लेंस और रेटाइना के बीच वाला एरिया, इसे कहा जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट। दिस इज नोन एज पोस्टीरियर सेगमेंट। किस किस के बीच में? लेंस और रेटाइना के बीच में। और इसमें भरे हुए फ्लूइड को क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। दिस फ्लूइड इज विट्रस ह्यूमर। यहां देखिएगा डियर, आगे आगे कौन है सर? आगे आगे तो कॉर्निया है, बिल्कुल सही कहा, ये कॉर्निया। तो कॉर्निया से लेके और लेंस तक की इस जगह को, कॉर्निया से लेके लेंस, इधर कॉर्निया, यहां लेंस और पीछे रेटाइना, तो लेंस और रेटाइना तो हो गया पोस्टीरियर सेगमेंट। और कॉर्निया, कॉर्निया एंड लेंस, इसे कहा जाता है एंटीरियर सेगमेंट। दिस इज बेटर नोन एज एंटीरियर सेगमेंट। तो बिल्कुल क्लियर हो गया एंटीरियर सेगमेंट क्या होता है और पोस्टीरियर सेगमेंट क्या होता है। लेंस से आगे वाला कॉर्निया और लेंस वाला तो एंटीरियर, और लेंस और रेटाइना वाला पोस्टीरियर। अब सुनिएगा, यहां ये स्ट्रक्चर हमने बनाई आइरिस, दिस इज आइरिस, और आइरिस के बीच की ओपनिंग कहलाती है प्यूपिल। दिस इज प्यूपिल। एंटीरियर सेगमेंट को दो पार्ट में तोड़ा जाता है, प्यूपिल से आगे वाला तो एंटीरियर चेंबर और प्यूपिल के पीछे वाला पोस्टीरियर चेंबर। एक चीज और, पोस्टीरियर चेंबर में भरा रहता है विट्रस ह्यूमर, और लेंस से आगे कौन भरा रहता है? एक्वस ह्यूमर। आगे भरा रहता है एक्वस ह्यूमर, पीछे भरा रहता है विट्रस ह्यूमर। इन दोनों ही चेंबर में पानी भरा रहता है, यहां और यहां, उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये पाया जाता है लेंस और कॉर्निया के बीच में। और कॉर्निया और प्यूपिल तो हो गया एंटीरियर सेगमेंट, और प्यूपिल और कॉर्निया हो गया पोस्टीरियर सेगमेंट। यानी अगर कोई हमसे आंख के सेगमेंट्स पूछता है तो हम कह सकते हैं कि आईबॉल इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। पहला होगा एंटीरियर सेगमेंट
और दूसरा होगा पोस्टीरियर सेगमेंट। अगर बात एंटीरियर सेगमेंट की जाए तो वो पहले तो बताएं किस किस के बीच में होगा, तो ये होगा बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, लेंस और कॉर्निया के बीच में होगा, इट विल बी बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। और दूसरा वाला होगा बिटवीन लेंस एंड रेटाइना, बिटवीन लेंस एंड रेटाइना, लेंस और रेटाइना के बीच में, दोनों में अंतर समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो ये फील्ड रहता है, फील्ड विथ एक्वस ह्यूमर, फील्ड विथ एक्वस ह्यूमर, ये जिस फ्लूइड से भरा रहता है उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, इट इज फील्ड विथ एक्वस ह्यूमर। और ये वाला भरा रहेगा फील्ड विथ विट्रस ह्यूमर, पीछे वाला फ्लूइड हो गया विट्रस ह्यूमर, आगे वाला एट्रोस ह्यूमर और पीछे वाला विट्रस ह्यूमर, इन दोनों फ्लूइड से भरा रहता है। एंटीरियर सेगमेंट को हमने कहा कि दो चैम्बर्स में तोड़ दिया गया है, एक चैम्बर तो हुआ एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर सेगमेंट के ही दो चैम्बर होते हैं, और एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर। कहां से कहां तक होता है एंटीरियर सेगमेंट, सर कॉर्निया से लेके लेंस तक, कॉर्निया से लाइट जाएगी तो पहले किससे गुजरेगी, प्यूपिल से, फिर जाएगी लेंस के पास, तो कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, इस तरह दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, दो चैम्बर में, सॉरी एंटीरियर चैम्बर होगा कहां से कहां, कॉर्निया टू प्यूपिल, कॉर्निया टू प्यूपिल तो एंटीरियर चैम्बर होगा, एंड प्यूपिल टू लेंस, प्यूपिल टू लेंस ये पोस्टीरियर चैम्बर होगा। इस तरह आंख को दो सेगमेंट और दो चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। अब बेहतरीन क्वेश्चन जो जनरेट होता है वो इन दो फ्लूइड्स का, फ्लूइड्स इन आई बॉल्स, इसका क्वेश्चन क्रिएट होता है, फ्लूइड्स इन आई बॉल्स, आई बॉल में पाए जाने वाले फ्लूइड। तो हमने कहा आई बॉल में दो फ्लूइड होते हैं, पहला फ्लूइड जो पीछे पाया जाता है उसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर, दैट फ्लूइड इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। सभी को पता है प्रेजेंट इन एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट पीछे वाले सेगमेंट में, विट्रस ह्यूमर वो फ्लूइड होता है जो पोस्टीरियर सेगमेंट में पाया जाता है। अब इसकी खासियत सुनिएगा, ये लिक्विड नहीं होता बल्कि जेल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल पानी जैसा तरल नहीं होता, जेल जैसा, जेली जैसा, टॉफी जैसा, जेली जैसा हार्ड मटेरियल होता है, और फॉर्म्ड वंस इन लाइफ टाइम, फॉर्म्ड वंस ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। जी हाँ, जब हम हमारी मदर के वूम में थे, जब हमारा निर्माण हो रहा था, उसी समय हमारी आंखों में फॉर्मेशन हो गया था किसका, तो जवाब मिलेगा हमारी आंखों में फॉर्मेशन हो गया था विट्रस ह्यूमर का। डेवलपमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो हमारी आंखें सारी डेवलप्ड होती है, पूरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है मैकुला लूटिया को छोड़ के। ड्यूरिंग बर्थ या एट बर्थ ऑल स्ट्रक्चर्स और आईज आर वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट मैकुला लूटिया डेवलप नहीं होता, बाकी सारी आई बॉल डेवलप होती है। तो देखिएगा, जब हम इंट्रायूट्राइन लाइफ में थे तभी एक फ्लूइड बन गया था, और वो जिंदगी भर रहता है, वो गायब नहीं होता, ना फॉर्मेशन होता है ना ड्रेनेज होता है, उसका नाम होता है विट्रस फ्लूइड। और इसका काम क्या है, इसका काम होता है मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल, आई बॉल की शेप मेंटेन करना, मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल, आई बॉल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका काम क्या होगा, इसका काम आई बॉल अंदर से खोखली, उसमें विट्रस ह्यूमर भर दिया। अब जैसा विट्रस ह्यूमर होगा चारों तरफ से आई बॉल भी वैसी की वैसी होगी, यानी इसका काम होता है आई बॉल की क्या मेंटेन करना, शेप मेंटेन करना। और दूसरा फंक्शन देखिएगा बेटा, एक काम और करता है, वो क्या काम करता है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा ये काम करता है कि चिपका के रखता है, कीप रेटाइना अटैच टू कोरोइड,
क्योंकि ये अंदर ही अंदर पाया जाता है। तो किसको धक्का देता रहता है? रेटाइना को धक्का देता रहता है कि वो किसके साथ अटैच रहे, कोरोइड के साथ अटैच रहे, रेटाइना डिटैचमेंट ना हो। हमेशा याद रखिएगा, बाहर स्क्लेरा, फिर कोरोइड, और फिर रेटाइना, फिर विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर जोर डाल रहा है रेटाइना पे, इसलिए रेटाइना किसके चिपकी हुई है? कोरोइड के चिपकी हुई है। रेटाइना डिटैचमेंट नहीं हो रहा। जब इस फ्लूइड की कमी हो जाए किसी वजह से, तो कौन से डिसऑर्डर हो सकता है? रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है। तो पहला फ्लूइड समझ में आ गया, जो पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। दूसरा, जो एंटीरियर सेगमेंट में होता है, उसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। उसका नाम है डियर एक्वस ह्यूमर। खास पॉइंट सुनिएगा, इट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर होता है, और वाटरी फ्लूइड होता है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी जैसा होता है। पैदा कहां से होता है? हमें पता है सर, प्रोड्यूस कहां से होगा? ये प्रोड्यूस्ड होता रहता है, प्रोड्यूस्ड बाई सीलियरी प्रोसेस। सीलियरी बॉडी में मैंने 70 मॉडिफाइड एपिथेलियम मसल्स सेल्स बोली है, जिन्हें सीलियरी प्रोसेस कहते हैं। और उन्हीं सीलियर प्रोसेस से कौन पैदा होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर कितना होता है? अमाउंट क्या होगी? अच्छा, कौन से सेगमेंट में रहेगा? तो हमने कहा प्रेजेंट इन बोथ एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर चेम्बर्स। एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर्स दोनों में रहता है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर मिला के ही तो क्या बनाया था? एंटीरियर सेगमेंट बनाया था। एंटीरियर सेगमेंट को दो टुकड़ों में तोड़ा था हमने, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेम्बर। तो एंटीरियर सेगमेंट में मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर दोनों में पाया जाता है। पीछे वाले सेगमेंट में तो विट्रस फ्लूइड है, एंटीरियर सेगमेंट के दोनों चेम्बर में एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? अगर एग्जामिनर पूछ ले अमाउंट, देखिएगा बेटा, इसकी अमाउंट को लंबाई में लिखा जाता है। आंख में नापते हैं कितनी दूर तक है, और नॉर्मल होता है ये 31 mm। जी हाँ, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर इज 31 mm। 31 mm होता है, ये इसकी नॉर्मल मात्रा होती है। किस स्पीड से पैदा होता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन बनता भी रहता है और ड्रेनेज भी होता रहता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन होती है 2 से 5 क्यूबिक mm पर मिनट। 2 से 5 क्यूबिक mm पर मिनट, इस स्पीड से इसका फॉर्मेशन होता रहता है। 2 से 5 क्यूबिक mm पर मिनट की स्पीड से इसका क्या होता रहता है? फॉर्मेशन होता रहता है, ये बनता रहता है। सर आपने कहा इसकी वॉल्यूम फिक्स है 31 mm, बनता है और साथ ही साथ क्या होता है? ड्रेनेज भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही कहा। इसके ड्रेनेज के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार इसका ड्रेनेज कैसे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही यही है कि एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज कैसे होगा। बहुत अच्छे से इस डायग्राम को समझिएगा ताकि ग्लूकोमा समझने में दिक्कत ना आए। स्क्लेरा, आगे की तरफ कॉर्निया, ये रही हमारी कोरोइड। कोरोइड से यहां निकली सीलियरी बॉडी और ये आइरिस। ये सीलियरी बॉडी और ये आइरिस। और इधर देखिएगा, इन्हीं के बीच में ये रही सीलियरी बॉडी और ये रही आइरिस। दिस इज सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। और यहां मौजूद होगा कौन? लेंस। ये रहा लेंस, और आगे है ये प्यूपिल। पैदा होता है डियर प्रोड्यूस्ड बाय सीलियरी प्रोसेस। सीलियरी प्रोसेस पैदा करके इसे इस जगह पे पोस्टीरियर चैम्बर में डाल देती है, इस जगह पे पोस्टीरियर चैम्बर में। फिर ये पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ जाता है किस में? थ्रू प्यूपिल के थ्रू। कौन से चैम्बर में चला गया? एंटीरियर चैम्बर में। चैम्बर की बात कर रहा हूं, सेगमेंट्स की नहीं। पोस्टीरियर चैम्बर में और एंटीरियर चैम्बर में भरा रहता है। यहां पैदा हुआ, यहां पैदा होने के बाद यूं करके प्यूपिल से होके आगे वाले चैम्बर में चला गया, और फिर वहां से इस एंगल पे जाएगा। यही तो वो एंगल है हमने जो पढ़ा था, आइरिस का एंगल, एंगल बिटवीन आइरिस एंड प्यूपिल। देखिएगा डियर, यहां पे अगर आपने नोट किया तो हमने स्क्लेरा को पढ़ते समय, जंक्शन को पढ़ते समय या कुछ डक्ट पढ़ाई थी जिनका नाम था डक्ट ऑफ स्लेम। यहां पे सबसे पहले तो एक जाल पाया जाता है बेटा, छोटी छोटी कैपिलरीज का, जिन्हें कहते हैं ट्रेबेकुलर मैशवर्क। यहां सबसे पहले एक जाल पाया जाता है जिसे कहते हैं ट्रेबेकुलर मैशवर्क। ट्रेबेकुलर मैशवर्क के बाद यहां ऊपर की तरफ छोटी छोटी चौड़ी वेन्स पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है डक्ट ऑफ स्लेम। जिन्हें कहा जाता है डक्ट ऑफ स्लेम। डक्ट ऑफ स्लेम।
तो समझ में आ गया कि CSF इस एंगल से होता हुआ जाएगा ट्रेबुकुलर, सॉरी एक्वस ह्यूमर यहां से जाएगा किसमें, डक्ट ऑफ उसमें ट्रेबेकुलर मेशवर्क में, फिर वहां से जाएगा डक्ट ऑफ स्लेम में, वहां से एक वेन लेके चली जाती है उसे, जिसका नाम होता है एपिस्क्लेरल वेन। इस तरह आंखों का एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज हो जाता है। आंखों के एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज का काम ट्रेबेकुलर मेशवर्क, डक्ट ऑफ स्लेम और एपिस्क्लेरल वेन करती है। तो कैसे इसका फ्लो होता है, कैसे ये ड्रेनेज होता है, वो समझना हद से ज्यादा जरूरी है। तो ड्रेनेज की जहां तक बात की जाती है तो ड्रेनेज में मेंशन कर सकते हैं हम दैट प्रोड्यूस्ड बाई सीलियरी प्रोसेस, इससे सीलियरी प्रोसेस पैदा करता है। क्लियर है डियर? सीलियरी प्रोसेस बोले तो मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स, कौन सी सेल, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स, और वहां से फिर ये जाता है कहां के लिए, पोस्टीरियर सेगमेंट में, पोस्टीरियर सेगमेंट नहीं, पोस्टीरियर चैम्बर में, पोस्टीरियर चैम्बर से थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू ये कहां चला जाएगा, एंटीरियर चैम्बर में, ये चला जाएगा एंटीरियर चैम्बर में। फिर एंटीरियर चैम्बर के थ्रू याद रखिएगा ये जाएगा ट्रेबेकुलर मेशवर्क में, यानी एंगल के पास, एट आइरिस एंगल विथ कॉर्निया, एट आइरिस एंगल विथ कॉर्निया, आइरिस कॉर्निया के साथ जो एंगल बना रही है वहां जाएगा, और वहां छोटे छोटा मेशवर्क जिसका नाम ट्रेबेकुलर मेशवर्क, ट्रेबेकुलर मेशवर्क में चला जाएगा, और फिर उसी ट्रेबेकुलर मेशवर्क से आगे ड्रेन करके चला जाएगा डक्ट ऑफ स्लेम में, वहां से जाएगा डक्ट ऑफ स्लेम में, और डक्ट ऑफ स्लेम के आगे एक वेन है बेटर नोन एज एपिस्क्लेरल वेन, द वेन इज नोन एज एपिस्क्लेरल वेन, एपिस्क्लेरल वेन में चला जाएगा। इस तरह फ्लो हो गया, वापस वेन से चला गया, ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही तो बना था और वापस ब्लड में चला गया, कौन सा फ्लूइड, तो जवाब आएगा एक्वस ह्यूमर। कहां कहां पाया जाता है एक्वस ह्यूमर, ये डायग्राम बता सकता है, यहां कॉर्निया एवेस्कुलर होती है, कॉर्निया एवेस्कुलर होती है, लेंस एवेस्कुलर होता है। इट्स मीन इन सब लोगों को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है, एक्वस ह्यूमर करता है। तो एक्वस ह्यूमर का एक फंक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो एक्वस ह्यूमर का फंक्शन भी समझ में आ गया, फंक्शन मेंशन करें, प्रोवाइड फ्लो, एक्वस ह्यूमर का फंक्शन प्रोवाइड न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट टू लेंस एंड कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशन देने का काम कौन सा सॉल्यूशन करता है, एक्वस ह्यूमर करता है। आंख के अंदर एक स्ट्रक्चर जो सीलियरी बॉडी पकड़ के बैठी रहती है दैट इज नोन एज लेंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंस के बारे में। एक टर्म होती है बेटा जी एफेकिया, अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ, फेको मतलब होता है लेंस, एफेकिया, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ जिसमें कंजेनाइटल लेंस ही नहीं है, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ लेंस है, तो याद रखिएगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, उसे एफेकिया के नाम से जाना जाएगा। इस लेंस के कुछ खास कैरेक्टर्स हैं, कुछ खास कैरेक्टर्स हैं, क्या है कि ये बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ह्यूमन आई का लेंस क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, जी हाँ ऐसी शेप का होता है, ये बाई कॉन्वेक्स शेप का लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा डियर। और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन होती है ये कौन सी प्रोटीन होती है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्रोटीन होती है, साफ सुथरी प्रोटीन होती है, जिससे बना होता है कौन, हमारा लेंस। कितने परसेंट होती है ये 34% ऑफ लेंस, लेंस का 34% हिस्सा केवल और केवल किसका बना,
क्रिस्टलाइन प्रोटीन का। देखिएगा डियर, हमारी बॉडी में किसी इस एक ऑर्गन या एक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसका सबसे ज्यादा हिस्सा किसी से बना होगा। किसी में प्रोटीन 5 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 20 होगा, लेकिन एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो कौन है? लेंस। लेंस में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, कितने परसेंट? 34% होता है। नेक्स्ट देखिएगा, लेंस ओनली स्ट्रक्चर। लेंस एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर है जो लाइफ लॉन्ग ग्रो करती रहती है, विच ग्रोज लाइफ लॉन्ग। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि 40 साल की उम्र के बाद ये रुक जाएगी, नहीं, लेंस ऐसी स्ट्रक्चर है जो लाइफ लॉन्ग ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, विच ग्रोज लाइफ लॉन्ग। जिंदगी भर लेंस ग्रोथ करता रहता है, ये चीज हमेशा याद रखेगा। लेंस की अगर और डिटेल स्टडी की जाए तो लेंस स्ट्रक्चर लाइक ओनियन, मतलब ओनियन प्याज के जैसा होता है ये, मतलब कंटेन्स मल्टीपल लेयर्स। जिस प्रकार प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है, उसी प्रकार बहुत सारी लेयर्स किसके अंदर भी पाई जाएगी? लेंस के अंदर भी पाई जाएगी। कौन कौन सी लेयर्स होगी देखिएगा। ये अगर मैं लेंस बनाऊं तो सबसे अंदर लेंस का जो अंदर वाला एरिया होता है, इससे कहते हैं न्यूक्लियस। इसे किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियस। चलेगा, थोड़ा बड़ा बनाएं। ये वाला एरिया, ये लेंस बना दिया हमने प्रोटीन से, पूरा का पूरा लेंस। अब देखिएगा, लेंस का जो सबसे सेंट्रल एरिया होता है, सबसे अंदर वाला एरिया होता है, उस हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियस। दैट पार्ट इज बेटर नोन एज न्यूक्लियस। सबसे अंदर वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाएगा? सबसे अंदर वाला हिस्सा न्यूक्लियस के नाम से जाना जाएगा। ये न्यूक्लियस होगा, ब्राउन कलर वाला। उसके साइड वाला जो रेड एरिया है उसे बोला जाएगा कॉर्टेक्स, सॉरी, उसे बोला जाएगा कॉर्टेक्स। सबसे अंदर तो हो गया आपके न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। उसके ऊपर वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाएगा? कॉर्टेक्स। और सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहते हैं कैप्सूल। इस तरह लेंस के 3 पार्ट हो गए। सबसे बाहरी पार्ट कैप्सूल, उसके अंदर कौन हो गया? कॉर्टेक्स, और उसके अंदर कौन हो गया? न्यूक्लियस। इस तरह लेंस के कितने पार्ट्स होते हैं डियर? 3 पार्ट होते हैं। ये बस हमेशा याद रखेगा। लेंस का फंक्शन क्या होता है? लाइट का क्या करना? रिफ्रैक्शन, लाइट को रिफ्रैक्ट करना, मोड़ना। और इसकी पावर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसकी पावर होती है 23rd डायोप्टर। 23rd डायोप्टर। कॉर्निया की होती है 42 डायोप्टर। और लेंस की जहां तक रिफ्रैक्टरी पावर की बात की जाएगी तो वो कितना होगा? 23 डायोप्टर होगा। ये वर्ड हमेशा याद रखेगा। एक लेंस के बारे में खास चीज, लेंस हैज नो ब्लड एंड नर्व सप्लाई। लेंस को ना तो ब्लड सप्लाई होती है और ना ही नर्व सप्लाई होती है। लेंस हैज नो ब्लड एंड नर्व सप्लाई। लेंस को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों ही नहीं होती। इसलिए जब कैटरेक्ट होता है, लेंस का क्लाउडीनेस होती है, लेंस डैमेज होने लगता है, तो भी हमें पेन नहीं होता। कैटरेक्ट पेनलेस होता है। उसका कारण यह कि इसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। एक चीज और, हमने एक टर्म पढ़ी थी, लेंस का अकोमोडेशन। लेंस का मोटा हो जाना और लेंस का पतला हो जाना। लेंस अकोमोडेशन एंड लेंस अकोमोडेशन यानी पास का देखें तो लेंस मोटा हो जाना, दूर का देखें तो लेंस का पतला हो जाना। ये घटना लेंस अकोमोडेशन कहलाती है। और ये करता कौन है? बस यही कंफ्यूजन क्लियर होता है बच्चों को बहुत ज्यादा। इसे कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। ये करती है सीलियरी मसल्स। ये करने वाला शख्स होगा सीलियरी मसल्स। देखिएगा डियर, ये है सीलियरी मसल्स और ये पीछे स्क्लेरा वगैरह से जुड़ी हुई है। स्क्लेरा कॉर्निया से जुड़ी हुई है, हिल नहीं सकती। और इसके अंदर पाई जाती है मसल्स। ये ऐसे लंबी लंबी मैंने मसल्स बना दी। देखिएगा डियर, जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये किनारा ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ऊपर वाले हिस्से को नीचे खींच लिया जाएगा।
उस हिस्से को नीचे खींच लिया जाएगा। जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये हिस्सा ऊपर नहीं जाता बल्कि स्क्लेरा को नीचे खींच लिया जाता है। अगर स्क्लेरा वाला हिस्सा नीचे खा जाएगा तो ये जो धागे जुड़े हुए हैं, जब ये हिस्सा नीचे आएगा तो धागे टाइट होंगे, धागे लूज होंगे। ये हिस्सा नीचे आएगा तो धागे लूज हो जाएंगे, थ्रेड लूज हो जाएंगे, और जैसे ही धागा लूज होगा तो लेंस को जगह मिल जाएगी और लेंस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जब कभी सीलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो स्क्लेरा को खुद की तरफ खींचती है। ऐसे पास खींचने से धागे क्या हो जाते हैं, थ्रेड लूज हो जाते हैं, और धागे लूज होने से लेंस कैसा हो जाता है, कॉन्वेक्सिटी बढ़ा लेता है। इसके ऑपोजिट जब हमारी सीलियरी मसल रिलैक्स करेगी, क्या करेगी, रिलैक्स करेगी तो वापस ठिकाने जाएगी, वापस ठिकाने जाएगी तो धागों को, इस सस्पेंसरी लिगामेंट को क्या करेगी, टाइट करेगी, और इनको टाइट करेगी तो लेंस खींचेगा तो लेंस कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, कॉन्वेक्सिटी कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता जाता है बार बार। चलिए, तो अकोमोडेशन ऑफ लेंस से एक चीज पहले कि लेंस को अपनी चीज पे लटका के रखने का काम जो स्ट्रक्चर करती है वो कौन करती है, लेंस इज अटैच्ड टू सीलियरी बॉडी, लेंस इज अटैच्ड टू सीलियरी बॉडी, लेंस इज अटैच्ड टू सीलियरी बॉडी by सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस, और इन लिगामेंट्स को, धागों को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस, बाय सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस, शॉर्ट में कहते हैं इन्हें SLOL। लेंस को याद रखिएगा, सीलियरी मसल्स, मैंने कहा था सीलियरी मसल्स दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह, और उससे लटका हुआ है लेंस। तो ये मेरा हाथ लेंस है और मेरी फिंगर्स कौन है, सस्पेंसरी लिगामेंट, और चारों तरफ का एरिया कौन है, सीलियरी बॉडी। इन्हें कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। इन्हें एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जोन्यूल ऑफ जिन, जोन्यूल ऑफ जिन या जोन्यूलर फाइबर्स, या इन्हें जोन्यूलर फाइबर्स भी कहते हैं। इन्हें हम जोन्यूलर फाइबर्स या जोन्यूल ऑफ जिन और या फिर लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस कहते हैं। अब देखिएगा बेटा, अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं। अकोमोडेशन में क्या होगा, सीलियरी मसल्स में जब कभी भी सीलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब कभी भी सीलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो याद रखिएगा, क्लियर है, सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, सीलियरी मसल्स में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो खींचेगी, जिससे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। और जब कभी भी सस्पेंसरी लिगामेंट में रिलैक्सेशन होगा तो वो वापस, सीलियरी मसल में रिलैक्सेशन होगा तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। जब लेंस लूज हो, जब लिगामेंट लूज हो जाएंगे तो लेंस को फैलने का जगह मिल जाएगी और कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, जबकि जब धागे खींचेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, इस घटना को लेंस अकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। इसी टॉपिक के साथ आपकी आई की एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है कंप्लीट, एक पॉइंट के साथ लास्ट। आई की ब्लड सप्लाई से भी एक क्वेश्चन आता है कि आई इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आई इज सप्लाइड बाय ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो खुद ब्रांच है किसकी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है डियर, जिसे ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहा जाता है, और उसी से ब्लड सप्लाई होती है किसको, आई को। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।